1 वीक टू गो फॉर योर प्रीलिम्स 2025 और इस वक्त समय है कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, रिवाइज करें। अगर हमारे हाथ में कुछ क्वेश्चंस लगते हैं जो कि पीवाईक्यूज हैं या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि जियो साइंटिस्ट, सीएपीएफ या सीडीएस के एग्जाम में आए हैं, उसको भी जरूर सॉल्व करें, उनका सोल्यूशन देखें एंड यहां पे ट्राई करें कि इस लास्ट 7 डेज में 7-8 डेज में जितना मैक्सिमम हो सके हम लर्न करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। सीडीएस 2025 के क्वेश्चंस को पहले देखते हैं। तो मैंने कुछ अराउंड 14 to 15 क्वेश्चंस आज के सेशन में रखे हैं एंड ऑफ कोर्स अपना इंट्रोडक्शन आप जानते ही हैं, मेरा नाम है कुबेर सिंह, योर एजुकेटर फॉर आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एसए राइटिंग। तो सीडीएस 2025 का पेपर, अब सीएपीएफ का अगस्त 2024 में हुआ था पेपर, ये जनवरी 2025 में हुआ है। तो आइए इसका नजर मारते हैं। पहला क्वेश्चन डज नॉट की बात कर रहे हैं। रिवर डैन्यूब डज नॉट फ्लो। कौन सी वो सिटी, कौन सी ये कैपिटल सिटीज हैं यूरोप में जिनके अक्रॉस रिवर डैन्यूब नहीं फ्लो करता? इसको ध्यान से देखना है। इनकरेक्ट, करेक्ट, डज नॉट एटसेट्रा एटसेट्रा, इसको ध्यान से देखना है। आपके मार्क्स इस करके भी कटते हैं क्योंकि आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हो। मतलब मेरे भी कटे हैं, मैं कौन सा यहाँ पे कोई बहुत मतलब मैंने अगर अपनी बात करूं, मैंने भी ऐसी गलतियां करी हैं, लेकिन आप मत दोहराए। मतलब ठीक है, मतलब आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने मेंस दिए, इंटरव्यू तक किया, ठीक है, दैट वाज गुड इनफ। बट एनी विच वेज ये क्वेश्चन की जो गलतियां हैं, क्वेश्चन ना पढ़ने की जो गलती है, ये बहुत भारी पड़ती है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, प्राग। देखो डेन्यूब जो है ना, डेन्यूब सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप का। और डेन्यूब कहां पे बहता है? डेन्यूब बहता है ब्लैक सी में। अब डेन्यूब पास करता है थ्रू 4 कैपिटल सिटीज। ठीक है, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना, स्लोवाकिया का कैपिटल है ब्रातिस्लावा, हंगरी का कैपिटल है बुडापेस्ट, सर्बिया का कैपिटल है बेलग्रेड। ये जो प्राग है, ये कैपिटल किसका है? चेक रिपब्लिक का। तो ये इनकरेक्ट है। डैन्यूब सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है और आपको ये पता हो कि डैन्यूब जो है ब्लैक सी में फ्लो करता है, ये आपको बात पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी ईस्टर आइलैंड, ईस्टर आइलैंड की बात कर रहा है। अब देखो क्वेश्चन में आपको एक और इनपुट मिल रहा है। क्वेश्चन में इनपुट मिल रहा है कि ईस्टर आइलैंड एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो अगेन अगर आपको नहीं पता था तो अब आपको पता लग रहा है ईस्टर आइलैंड के बारे कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो क्वेश्चंस में से भी इंफॉर्मेशन मिलता है, वो भी एक्सट्रैक्ट करो। मॉक टेस्ट जब करते हो तो गलत आंसर्स को तो देखते ही हो कि आपके कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, लेकिन सही क्वेश्चंस को भी देखो, सही वालों को भी देखो, गलत वालों को भी देखो। और क्वेश्चन में अगर कुछ इनपुट मिल रहा है, क्वेश्चन में अगर कुछ वैल्यू एडिशन मिल रहा है तो उसको भी जरूर देखो। ठीक है, अब ये आपके सामने 2 ऑप्शंस है। इज इट अ पार्ट ऑफ द पॉलिनेशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड सेकंड इज इट अ टेरिटरी ऑफ द साउथ अमेरिकन नेशन? चले, इसका आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। अब ये जो ईस्टर आइलैंड है ना, आपको मैं मैप में भी दिखा देता हूं, ये आपका ईस्टर आइलैंड, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये सदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है और ये आपका पॉलिनेशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में भी आता है, बिल्कुल सही है। कल्चरली ये बिल्कुल सही बात है कि यहां पे जो कल्चर है ईस्टर आइलैंड में, दैट इज प्राइमरीली ऑफ द पॉलिनेशियन कल्चर। लेकिन अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिवली बात करें तो ये चिले के कंट्रोल में आता है, चिले के टेरिटरी का पार्ट है। ऑलराइट, चिले ने अनेक्स किया था ईस्टर आइलैंड को 1888 में और 1996 में रापा नुई वर ग्रांटेड द चिलियन सिटीजनशिप। रापा नुई कौन है? रापा नुई इज अ सिविलाइजेशन ऑफ द पीपल ऑफ दिस ईस्टर आइलैंड। उस सिविलाइजेशन के नाम से उन लोगों का नाम आता है रापा नुई। 2007 में इस आइलैंड को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था ऑफ द स्पेशल टेरिटरी। तो ये आइलैंड है और स्पेशल टेरिटरी है चिले का इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन व्हिच इज एट द साउथ ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द पॉलिनेशियन ट्रायंगल इन ओशिएनिया। ऑलराइट, और इस आइलैंड में लगभग 1000 मॉन्यूमेंटल स्टैचूज हैं जिसका नाम है मोआई, which were created by the early Rapa Nui people. So Rapa Nui civilization comes from the Rapa Nui people. 1995 में यूनेस्को ने ईस्टर आइलैंड को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेम किया था। ऑलराइट, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इजी, वेरी इजी। इंडस वाटर ट्रीटी का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। क्या सही आंसर है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट हैं। तो ईस्टर्न रिवर्स जो है आपके कौन से होते हैं? रावी, सतलज, ब्यास। देखो ये तो क्वेश्चन तब पूछा गया था जब इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा इतना गर्म नहीं हुआ था। अभी तो ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है। इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा तो बिल्कुल अब लेटेस्ट न्यूज है, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और उससे पहले पहलगाम के अटैक के बाद जो भारत सरकार ने कदम उठाए थे कि जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को एट अबेंस रख दिया था। सो देयरफॉर इसको प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंडस वाटर ट्रीटी रिपीटेटिवली हम देखते रहते हैं न्यूज में इसके बारे में चर्चा होती रहती है। तो आपका ये ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। देखो अब अगेन पेपर इतना इजी नहीं था,
मैं अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की बात करूं तो रिलेटिवली इजियर थे। ऑफ कोर्स वो पेपर में और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं, हर एक टीचर अपने अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन डिस्कस करता है। मुझे आईआर के डुएबल लगे, बट यस कुछ क्वेश्चंस है जहां पे दिमाग ज्यादा लग रहा था। ये वाला नो ब्रेनर है। ईस्टर्न रिवर्स आरबीएस, रावी ब्यास सतलज, वेस्टर्न रिवर्स आईजेसी सॉरी इंडस झेलम चेनाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सिंस वॉर बिगिन इन द माइंड्स ऑफ द पीपल इट इज इन द माइंड्स ऑफ द मेन दैट डिफेंसेस ऑफ पीस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। ये ऑब्जर्वेशन कौन से ऑर्गन ऑफ द यूएन के कॉन्स्टिट्यूशन में पाया जाता है? ऑर्गन ऑफ द यूएन। अब देखो, क्या आपको लगता है कि इन चारों में से आईएईए है, यूनेस्को है, डब्ल्यूएचओ है? क्या लग रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, यूनेस्को। ऑप्शन बी इज द आंसर, यूनेस्को, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखो यूनेस्को क्या कहता है ना, यूनेस्को कहता है कि देखो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, चलो आपने यूनाइटेड नेशन बना दिया, लेकिन यूनेस्को का ये मैसेज था कि क्या केवल यूएन बनाने से, या केवल अगर हम कहीं यूनाइटेड नेशन बन गया है, यूएनएससी बन गया है, हम लोगों के बीच में, देशों के बीच में ट्रेड बढ़ा देते हैं, क्या उससे ही हम रोक सकते हैं वॉर्स को? तो यूनेस्को का ये कहना था कि नहीं यार, थोड़ा बियॉन्ड जाना पड़ेगा। अकेला कॉमर्स, ट्रेड या पीस जो है गारंटी नहीं कर सकता कि ये पीस लॉन्ग लास्टिंग हो। तो कल्चरली, एजुकेशनली, साइंटिफिक कम्युनिटी को कैसे हम कोहेसिव बना सकते हैं, कैसे हम इन सब कम्युनिटीज को या इन सब एरियाज को और ज्यादा क्लोजर बाइंड कर सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, विच कैन गारंटी लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल पीस। तो ये जो लोगो है, ये जो स्लोगन है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनेस्को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स टेरिटोरियल बाउंड्री विद यूक्रेन? देखो यूक्रेन 2000, देखो ऐसा एक 2023 में भी क्वेश्चन आया था यूक्रेन के बाउंड्रीज के रिगार्डिंग, कि यूक्रेन कौन से देशों के साथ बॉर्डर टच करता है। 2022 में अफगानिस्तान का क्वेश्चन आया था, क्योंकि अफगानिस्तान के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं कौन सी हैं। तो आप देख सकते हो कि जो कंट्री कॉन्फ्लिक्ट में रहती है, जो न्यूज में रहती है, अफगानिस्तान 2021 में थी। ठीक है, अफगानिस्तान 2021 में थी, 2022 में यूपीएससी ने क्वेश्चन डाला। यूक्रेन का युद्ध 2022 में शुरू हुआ था और हमने देखा कि 2023 में क्वेश्चन आया। तो ये जो है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट वाली जो साइड्स हैं, जो कंट्रीज हैं जहां पे युद्ध चल रहा है, वॉर चल रही है, ये न्यूज में रहते हैं। तो अब आपको इससे ये भी अंदाजा हो रहा है कि इजराइल की नेबरिंग कंट्रीज को भी याद रख लो। ठीक है, इजराइल की नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हैं, इजराइल कौन सी सी को ओपन अप करता है। तो इजी क्वेश्चंस हैं यार, ये 2 मार्क्स के 4 मार्क्स के इजी क्वेश्चंस होते हैं जो कि आते हैं, जो प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड होते हैं। तो ये स्कोर करने बहुत जरूरी है। अब देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा लिथुएनिया। देखो लिथुएनिया जो है वो एक बाल्टिक स्टेट है, बाल्टिक स्टेट आ जाता है, बाल्टिक सी के बगल में आता है लिथुएनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया, ये बाल्टिक स्टेट्स हैं। जबकि यूक्रेन हमको पता है कि वो ओपन अप होता है टुवर्ड्स द ब्लैक सी। और ये रोमेनिया, बेलारूस, पोलैंड, ये यस डेफिनेटली ये बॉर्डर करते हैं यूक्रेन को। ये देखिए यहाँ पे कौन सी कंट्री है, कौन सी कंट्रीज है जो कि बॉर्डर करते हैं यूक्रेन को। एक तो ऑफ कोर्स रशिया ही आ जाती है, देन आपका बेलारूस आ जाता है, देन आपका पोलैंड आ गया, देन यहाँ पे स्लोवाकिया आ गया, यहाँ पे हंगरी आ गया, यहाँ पे रोमेनिया आ गया, यहाँ पे मोल्डोवा आ गया। तो ये कंट्रीज है जिनके लैंड बॉर्डर्स हैं विद यूक्रेन। ठीक है, ये बात याद रहेगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये 7 कंट्रीज हैं विच आर हैविंग लैंड बॉर्डर्स विद यूक्रेन। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीएपीएफ एग्जाम में देखते कौन से क्वेश्चंस आए थे, कौन से क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है, विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, अरेबियन पेनिनसुला की बात हो रही है। देखो ये जो लिबिया है, ये तो मेडिटेरेनियन सी को ओपन अप करता है, ठीक है कि नहीं, ये तो मेडिटेरेनियन सी को ओपन अप करता है, तो ये अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट नहीं होगा। अरेबियन पेनिनसुला में कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं, देखिए ये अरेबियन पेनिनसुला का मैप है। यूएई आ गया, ओमान आ गया, ठीक है, सऊदी अरेबिया आ गया, येमेन आ गया, ठीक है, उसके बाद इजिप्ट, आपका ये जो आपका रीजन है सारा का सारा, ये आपका सारा का रीजन जो है ये अरेबियन पेनिनसुला में आ जाता है। यहाँ पे मैंने कंट्रीज का नाम लिखा हुआ है, सॉरी मैंने गलती से शायद इजिप्ट का नाम ले लिया था, इजिप्ट नहीं है यहाँ पे, आई थिंक जस्ट स्लिप ऑफ टंग हो गया था। तो यहाँ पे कौन सी कंट्रीज हैं जो कि अरेबियन पेनिनसुला में आती हैं, सऊदी, येमेन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। ईरान नहीं है, ईरान जो है वो अरेबियन पेनिनसुला में नहीं आता है। तो ये जो है ये आपका अरेबियन पेनिनसुला है। इराक भी नहीं है, ये रीजन है। ऑलराइट, जॉर्डन भी नहीं है, सऊदी, येमेन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। ठीक है, तो ये यहां से है। ठीक है, यहां पे आपका कुवैत आ जाता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं।
Then again, a very easy question. Maritime initiative, सागर की बात हो रही है. Which one among the following statements with regard to India's maritime initiative सागर is correct? ठीक है, सागर पॉलिसी की बात करते हैं, सागर इनिशिएटिव की बात करते हैं. क्या सागर का दूर दूर तक रिश्ता क्वाड के साथ है? मुझे तो नहीं लगता क्वाड के साथ है. मैंने तो नहीं पढ़ा सागर और क्वाड का कोई रिश्ता. ठीक है, क्या ये अलायंस है इंडिया यूएसए जापान का इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग सेफ पैसेजेस of the ships through passing through the Indian Ocean region? नहीं, ये भी सही नहीं है. Is it a name given to India's participation in the contact group on piracy set up by the UNSC? ये भी सही नहीं है. Yes, option B is the answer. सागर इनिशिएटिव 2015 में जब मोदी जी का विजिट जो हुआ था टू मॉरिशस, तब ये सागर इनिशिएटिव को अनवेल किया था. सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर इनिशिएटिव. ठीक है, स्ट्रेटेजिक विजन है फॉर मैरिटाइम कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन. ये इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं. मैरिटाइम सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, डिजास्टर रिस्पॉन्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. ये इसके यहां पे सारे के सारे कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2. यहां पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दी गई है, सीओपी, जो कि होती है जो UNFCCC की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन. और ये कौन सी होस्ट कंट्री थी? तो COP 26, 27, 28, 29 और यहां पे लिस्ट 2 में कंट्रीज दी गई हैं, आपको वो मैच करना है. देखो COP 26 कहां पे हुआ था? COP 26 हुआ था यूके में. ठीक है, यहां पे इंडिया ने नेट जीरो का टारगेट अनाउंस किया था टुवर्ड्स 2070. ये याद रहेगा. अब देखो A3 के साथ कहां पे मैच कर रहा है? A3 के साथ या तो ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, ऑप्शन डी में मैच कर रहा है. तो ये आपने दोनों कट कर दी, एलिमिनेट कर दी. अब आपने देखना है कि रीसेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 29 है वो कहां पे हुआ था? वो बाकू में हुआ था. बाकू यानी कि अजरबैजान. तो यानी कि D2 के साथ मैच करता है. इंटरेस्टिंगली ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में दोनों जो डी है 2 के साथ मैच कर रहा है. अब आपको बी और सी के बीच में कंफ्यूजन होगा कि बी यानी कि COP 27 कहां हुआ और COP 28 कहां पे हुआ. तो COP 27 हुआ था इजिप्ट में, शर्म एल शेख में, और COP 28 हुआ था UAE में. तो विच आंसर यहां पे सही कौन सा बनता है आपका? ऑप्शन डी सही बनता है. दिस इज द करेक्ट आंसर. 26 ग्लासगो में, 27 शर्म एल शेख इजिप्ट में, 28 हुआ दुबई में और COP 29 हुआ बाकू अजरबैजान में. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 कहां पे होने वाला है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा. 12th मिनट इनटू द वीडियो. लेट मी सी कितना अटेंटिवली आप ये सेशन को देख रहे हैं. UNCLOS के बारे में बात हो रही है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी. 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा सही आंसर है. ऑलराइट, UNCLOS ग्रांट करता है सर्टेन राइट्स टू द लैंडलॉक्ड स्टेट्स. हम नीचे से शुरू करते हैं. क्या ये ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ग्रांट करता है. ऑप्शन 3 कहता है, स्टेटमेंट 3 कहता है कि बोथ USA एंड इंडिया दे हैव रैटिफाइड UNCLOS. यार USA ने साइन करा, रैटिफाई नहीं करा. इंडिया ने साइन करा, रैटिफाई करा, बिल्कुल सही है. लेकिन ऑप्शन 3 यानी कि स्टेटमेंट 3 गलत हो जाता है, बिकॉज दोनों यूएस और यानी कि USA ने नहीं करा, USA ने रैटिफाई नहीं किया. सो विच मीन्स कि जो स्टेटमेंट 3 गलत हो जाता है, अगर स्टेटमेंट 3 गलत हो जाता है तो आपका जो ऑप्शन डी है एलिमिनेट हो गया, सीधा सीधा एलिमिनेट हो गया. और दूसरी बात, क्योंकि स्टेटमेंट 4 करेक्ट है, स्टेटमेंट 4 करेक्ट है, तो जिस ऑप्शन में स्टेटमेंट 4 होगा वो सही आंसर होगा. तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ऑप्शन बी में स्टेटमेंट 4 नहीं है. तो बचा ए और सी. अब आपको ये पता लगाना है कि 1 to 4 है कि 2 and 4 है. विच मीन्स आपको ये भी पता लग रहा है कि स्टेटमेंट 2 भी सही है. स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि UNCLOS डिफाइन करता है कंटिगुअस जोन एंड स्पेसिफिक्स एंड स्पेसिफाइज इट्स फंक्शंस. यार अगर UNCLOS टेरिटोरियल सी का लिमिट बताता है, अगर UNCLOS आपका EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एक्सटेंड बताता है, तो कंटिगुअस जोन का वो क्यों नहीं बता पाएगा? बिल्कुल बताएगा. ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन 2 भी बिल्कुल सही है. विच मीन्स के 2 and 4, तो 2 स्टेटमेंट सही हो गए. अब हम स्टेटमेंट 1 को देखते हैं. UNCLOS ऑथराइज करता है UNSC को कि वो एक डायरेक्ट एक्शन ले इन केस अगर कोई डिस्प्यूट होता है 2 देशों के बीच में ऑन द सॉवरेन राइट्स ओवर EEZ. अब मैं साउथ चाइना सी की बात करता हूं. साउथ चाइना सी में चाइना के डिस्प्यूट्स है, फिलीपाइंस के साथ है, इंडोनेशिया के साथ है, मलेशिया के साथ है, ओवर द एक्सटेंट ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. कई सारे साउथ चाइना सी में अनइनहैबिटेड आइलैंड्स हैं जिसको लेके चाइना डिस्प्यूट करता है. चाइना कहता है कि वो आइलैंड्स मेरे हैं. अब आपको याद होगा फिलीपाइंस और चाइना के बीच में ये मैटर एस्केलेट हुआ था, तो वो किसने इन्फोर्स किया था? अब ये जो फैसला लिया था कि भाई किसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में वो आइलैंड्स आते हैं, किसके नहीं आते हैं, वो फैसला किसने दिया था? वो फैसला परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने दिया था. तो UNCLOS के पास खुद के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो डिसीजंस एनफोर्स कर सके.
और ना ये अथॉरिटी यूएनएससी के पास यूएनसीएलओएस ने दी है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ये ना तो अथॉरिटी यूएनसीएलओएस के पास खुद है और ना यूएनसीएलओएस ने ये अथॉरिटी यूएनएससी को दी है। So does not authorize the UNSC to take direct action in disputes between states over the sovereign rights in the EEZ। अगर एक EEZ डिस्प्यूट होता है, अगर उसके कारण मिलिट्री कन्फ्रंटेशन होता है, और अगर अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के डिस्प्यूट का एक बहाना बना के अगर कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब यूएनएससी तब इंटरवीन कर सकता है, लेकिन वो भी अंडर द यूएन चार्टर, नॉट द चार्टर ऑफ द यूएनसीएलओएस। ऑलराइट, और जो डिस्प्यूट्स है रिलेटेड टू द सॉवरेनिटी राइट्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो डिस्प्यूट्स कहां पे रेफर की जा सकती हैं? वो या तो आईसीजे के पास जा सकते हैं, या वो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी के पास जा सकते हैं, या वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स के पास जा सकते हैं। ये बातें एज इन द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म यूएनसीएलओएस ने अपने चार्टर में कही है। ठीक है, तो आपका आंसर यहां पे बनता है ऑप्शन, आपका यहां पे आंसर बनता है ऑप्शन सी, यानी कि स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 4 करेक्ट है। ठीक, चलिए एक्सप्लेनेशन आप बाद में पढ़ लेना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ऑल G7 कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ G20। ठीक है जी, ऑल ब्रिक्स कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ G20। ऑलराइट, ऑल एशियन कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ G20। ये थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। सारे के सारे एशियन कंट्रीज, अब एशियन कितने कंट्रीज हैं? 10 है। अब 10 के 10 देश अगर G20 में आ जाएंगे तो कुछ बात एड अप हो रही है? नहीं हो रही है। G7 कंट्रीज, दुनिया की सबसे विकसित कंट्रीज, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, 1975 में G7 बना था, ये G20 का पार्ट तो डेफिनेटली होंगी ही, बिकॉज विकसित देश हैं, विकसित मतलब डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी 1 की प्रोबेबिलिटी इज मोर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। तो अगर 3 नहीं है, अगर 3 नहीं है तो 3 नहीं है तो उससे सीधा सीधा आपका ऑप्शन ए कट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद ऑल परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर मेंबर्स ऑफ द G20। अब परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल कौन से हैं? 5 हैं, यूएसए, यूके, चाइना, रशिया, फ्रांस। अब आपको ये देखना है कि रशिया G20 का मेंबर है कि नहीं है। G20 के मेंबर्स में आपको रशिया दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो विच मींस कि ऑल परमानेंट मेंबर्स की बात करी है तो ऑप्शन 4 भी सही है। ऑप्शन 4 सही है। यूएसए, यूके, चाइना, रशिया, फ्रांस, ये G20 की बात कर रहे हैं। अब G20 के मेंबर्स कौन से हैं? यहां पे एक एक्रोनिम है याद रखने के लिए, गुरुजी सीता। अब एसएससी एफसीआई में काम करती है। तो जर्मनी, यूएसए, रशिया, यूके, जापान, इंडिया, सऊदी, इंडोनेशिया आसियान कंट्री में से आती है, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, फ्रांस, चाइना, इटली, मेक्सिको, यूरोपियन यूनियन। तो ये G20 के देश आ गए। अब ये G20 के देश में फ्रांस भी है, चाइना भी है, यूएसए भी है, यूके भी है, रशिया भी है। तो विच मींस कि परमानेंट जो P5 मेंबर्स हैं वो तो इसमें है, विच मींस कि करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 4 आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 भी आपका करेक्ट ही होगा, बिकॉज स्टेटमेंट 1 में G7 कंट्रीज कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए, तो जी वो भी यहां पे आ गए हैं। G7 कंट्रीज भी इसमें G20 में आते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है कि ऑल एशियान कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ G20, देखो एक इंडोनेशिया ही तो है, एक कहां गया इंडोनेशिया? ये रहा, सॉरी इटली को मैंने मार्क कर दिया। ये एक इंडोनेशिया तो है जो कि आसियान में है और जो कि G20 में, तो आपका स्टेटमेंट 3 तो गलत हो जाता है। अब ऑल ब्रिक्स कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ G20। अब जब ब्रिक्स की बात होती है तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तक सीमित नहीं है, क्योंकि ब्रिक्स एक्सपैंड कर चुका है। ब्रिक्स में नए मेंबर्स ऐड हो चुके हैं। कौन से मेंबर्स ऐड हुए हैं? ब्रिक्स में आपके पास इजिप्ट आ चुका है, ब्रिक्स में आपके पास अभी ईरान भी आ चुका है, ब्रिक्स में आपके पास और भी मेंबर्स ऐड हुए हैं, इथियोपिया भी ऐड हुआ है, सऊदी अभी नहीं आया, अर्जेंटीना ने डिक्लाइन कर दिया, ब्रिक्स में इंडोनेशिया भी आया है। ठीक है, लेकिन इजिप्ट और इथियोपिया क्या ये मेंबर्स हैं G20 के? नहीं है, सीधी सी बात है, नहीं है। तो यानी कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स कंट्रीज हैं, और नॉट ऑल ब्रिक्स कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द G20। आपको ये बात भी पता हो कि सारी की सारी जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्रिक्स प्लस जो एक्सपेंशन भी हुआ है, नॉट ऑल ऑफ देम आर अ पार्ट ऑफ द G20। तो यानी कि आपके पास ऑप्शन सी बचा, स्टेटमेंट 1 एंड 4। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिशन शक्ति नाम दिया गया है DRDO के द्वारा किस चीज को? इसका क्या सही आंसर है? ICBM, एयर टू एयर मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिसाइल और न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। तो आंसर है ऑप्शन सी, एंटी सैटेलाइट मिसाइल। तो ये भारत का पहला
सक्सेसफुल टेस्ट था एंटी सैटेलाइट वेपन का, जो कि डीआरडीओ के द्वारा कंडक्ट करा गया था मार्च 2019 में। और इसके चलते एंटी सैटेलाइट जो वेपन हमने बनाया है, इसके चलते भारत अब चौथे नंबर पे है आफ्टर अमेरिका, रशिया एंड चाइना, जिसने इस क्षमता को डेमोन्स्ट्रेट करा है। ऑब्जेक्टिव क्या था इस मिशन का? यह दिखाना, ये डेमोन्स्ट्रेट करना कि भारत के अंदर कैपेबिलिटी है, भारत के अंदर पूरा वो सक्षम है कि हम सैटेलाइट्स जो अगर स्पेस में भी अगर हमारी स्पेस सैटेलाइट्स पे भी अटैक होता है तो हम वो इनकमिंग सैटेलाइट्स को भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और ये हमारी स्पेस डिफेंस की बढ़ती टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की बात हो रही है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताओ क्या सही लग रहा है? तो आप पॉज करते रहो, मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप पॉज करते रहो, आप पॉज करके देखते रहो आपको क्या सही लग रहा है। अगर आपने साथ के साथ इसमें आंसर निकालना है तो पॉज करते रहो। क्या सही आंसर है? स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2? यस, यहां पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इट एम्स एट कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड विलेजेस, बिल्कुल सही बात है, आइडेंटिफाइड विलेजेस है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पूरे के पूरे भारत के लिए नहीं है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 फेजेस में शुरू हुआ था। फेज 1 बात करता था कि जो नॉर्दर्न के जो नॉर्थ बॉर्डर्स हैं, जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं, उसके चलते ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आया था। यानी कि सिर्फ नॉर्थ जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं, जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स में जो विलेजेस आते हैं वही कवर्ड थे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में। लेकिन अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को और एक्सपैंड कर दिया गया है। ठीक है, मैं यहां पे आपको बता देता हूं, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव है जो कि भारत सरकार के द्वारा 2023 में लॉन्च किया गया था। इसका प्राइमरी एम क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलपमेंट करना है ऑफ दोज विलेजेस जो कि भारत के उत्तर के बॉर्डर्स पे लाई करते हैं, पर्टिकुलरली वो विलेजेस जहां पे लिमिटेड कनेक्टिविटी है, आबादी भी बहुत कम है और इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। गोल क्या है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एक्सेसिबिलिटी टू गवर्नमेंट सर्विसेज इन विलेजेस के लोगों के लिए बढ़ानी है, ताकि ये जो इन विलेजेस में जो लोग रहते हैं वो नेशनल मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ सके। अब जो VVP2 है, यानी कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज 2 है, इसने अपने स्कोप को और एक्सपैंड करा है। यानी कि विलेजेस अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ नॉट ओनली नॉर्थ बट ऑल्सो स्टेट्स लाइक असम, बिहार, गुजरात, ऑलराइट, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की बात भी आ गई है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो यानी कि अब सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया तक सीमित नहीं है। लेकिन हाँ, स्टेटमेंट में क्या दिया गया था? डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड विलेजेस। ये बात सही है कि कुछ विलेजेस जो कि पूरे भारत में नहीं लेकिन नॉर्दर्न या नॉर्थ ईस्टर्न या नॉर्थ वेस्टर्न पेरिफेरी पे है। ठीक है, और जो स्टेटमेंट 2 है, फेयर्स, फेस्टिवल, स्पोर्ट्स, ये बिल्कुल सही बात है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए। और जो लोग इतने रिमोट एरियाज में रहते हैं, बॉर्डर एरियाज में रहते हैं, उन लोगों को इंटीग्रेट करने के लिए विद द मेन स्ट्रीम सोसाइटी उनके कस्टम्स, उनके फेस्टिवल्स, उनके त्योहार और उनके रीति रिवाजों को भी सेलिब्रेट किया जाता है। और इस करके पीरियोडिकली ये मीटिंग, स्पोर्ट्स प्रोग्राम, फेयर्स, फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 2 ऑर्गेनाइजेशंस आर पार्ट्स ऑफ TIWB, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स? अब अगेन ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, या तो आता होगा या तो नहीं आता होगा। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, UNDP एंड OECD। ये लॉन्च 2015 में करा गया था। क्यों करा गया था? ताकि डेवलपिंग कंट्रीज की मदद की जा सके कि वो अपनी टैक्सिंग ऑडिटिंग कैपेसिटीज को और ज्यादा सक्षम बना सके, एडवांस बना सके और उस लेवल पे लेके आ सके जैसे एडवांस्ड इकोनॉमीज की टैक्सिंग और टैक्स ऑडिट प्रैक्टिसेस है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, जयवान डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, UAE। जयवान UAE का पहला नेशनल डोमेस्टिक कार्ड स्कीम है जो कि 2024 में लॉन्च करी गई थी और इसको बनाया गया है ऑन द लाइंस ऑफ द इंडियाज रुपे कार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जयवान जो है ये बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन के टुवर्ड्स एक कदम उठाया गया है जो कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करता है। और क्योंकि भारत से बहुत सारा डायस्पोरा जाता है मिडिल ईस्ट में, तो वो डायस्पोरा जो हमारे भारतीय लोग वहां पे जाते हैं उन्होंने कई सारे पैसे भी भेजने होते हैं, रेमिटेंसेस के तौर पे पैसे घर भी भेजने होते हैं। तो देयरफॉर वो जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स है उसको भी ज्यादा फैसिलिटेटिव बनाता है। जयवान इज अ प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड द UAE, जिसका एम क्या है? टू इंटरलिंक इंडियाज UPI विद द UAE's AANI पेमेंट प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये आपको बात पता हो। लास्ट क्वेश्चन, which one among the following cities was included as the city of music in the year 2023 in UNESCO's Creative Cities Network? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्वालियर। अगेन ये तो आपको आता होगा या नहीं आता होगा अगर आपने करंट अफेयर्स फॉलो करे हैं। तो ग्वालियर शहर है मध्य प्रदेश का जिसको ये टाइटल दिया गया है। इसको इस लिस्ट में यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क लिस्ट बनाई जाती है, उसमें इंक्लूड किया गया है।
Gwalior is very profound because of the musical heritage associated with it, because of the association with the legendary musician Tansen and the Scindia घराना as well, जिसको कई सदियों से प्रिजर्व करा गया है। So दोस्तों, ये थे हमारे क्वेश्चंस। क्या आपका सही स्कोर रहा कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी जो बच्चे 2026 की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। जीएस फाउंडेशन बैच उनके लिए हम लेके आ चुके हैं। प्राइसेस इज वेरी वेरी अफोर्डेबल, इस पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे। और इसका जो बैच है, बैच 2 जो है, ये शुरू होने वाला है बहुत जल्द। टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसके बारे प्लीज और ज्यादा जानकारी लीजिए। बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बैच बनाया गया है, जो कि एकमात्र ब्रह्मास्त्र है आपके लिए टू डील विद एवरी स्टेज ऑफ द यूपीएससी, प्री, मेंस एंड द इंटरव्यू। आई विल सी यू वेरी सून। प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन आपका कितना स्कोर रहा है। थैंक यू।